युवराज संभाजी राजे का मोगलों से जा मिलना महाराज के लिए गहरा आघात था। इसके बारे में सोचकर वे व्यथित होते रहे। स्वराज्य रक्षा हेतु भोपालगढ़ पर महाराज ने काफी रक्षा सामग्री बटोर रखी थी। इसी किले पर दिलेर खान की वक्र दृष्टि पड़ी। सातारा की पूर्व में बसे इस मजबूत किले का किलेदार था फिरंगोजी नरसाड़ा। खान ने संभाजी राजे को आगे कर किले पर हमला किया। 2 अप्रैल 1679 ईस्वी को तोपों की छड़ी गढ़ पर बरसने लगी। फिरंगोजी ने भी प्रतिकार शुरू किया। उभय पक्ष के काफी वीर काम आए। मोगलों का हमला हुआ तब फिरंगोजी को हमें मोगलों के साथ प्रत्यक्ष युवराज संभाजी राजे से लड़ना पड़ेगा, यह कल्पना भी न थी। युवराज को सामने देखकर मराठों की फौज लड़खड़ा गई। युवराज पर शस्त्रास्त्र कैसे चलाए? शूरता वीरता की कमी न थी, पर युवराज से लड़ने का धैर्य साहस कहां से जुटाए? इसी उलझन में फिरंगोजी रातों रात किला छोड़कर महाराज के पास पहुंचे। दूसरे दिन मराठों ने गढ़ के दरवाजे खोल दिए और बड़ी ईर्ष्या से चलकर आई मुगल सेना को प्रतिकार ही न हुआ। हाथ जोड़कर सारे मराठा वीर युवराज की शरण में आए। युवराज के सामने ही दिलेर खान ने बड़ी निर्ममता से 700 मराठों का प्रत्येकी एक हाथ कलम करने का आदेश दिया। बाकी लोगों को गुलाम बनाया गया। फिरंगोजी और सबनिस ने सारी कहानी महाराज को बयां की। महाराज का कलेजा धड़क रहा था। उन्होंने सभी किलों पर आदेश भेजा, किसी भी हालत में किला मत छोड़ना, लड़ते रहो, तोपे गरजती रहे। दिलेर ने संभाजी राजे के सामने ही भोपालगढ़ की तटबंदी गिराकर उसे निकम्मा बना दिया। अब संभाजी राजे और दिलेर खान की सेना विजापुर की ओर मुड़ी। विजापुर का वजीर अब सिद्दी मसाउद था। दिलेर खान को आते देख उसकी हालत खस्ता हो गई। उसने महाराज को मदद की गुहार लगाई। महाराज तुरंत 10,000 की फौज रवाना कर स्वयं दिलेर खान पर हमला करने चल पड़े। 31 अक्टूबर 1679 ईस्वी को महाराज और प्रधानमंत्री मोरोपंत विजापुर नजदीक जा पहुंचे। मराठों ने दिलेर पर हमले कर उसे परेशान करना जारी रखा। आखिरकार मराठों से तंग आकर दिलेर ने 14 नवंबर 1679 को तिकोटा की तरफ प्रयाण किया। महाराज के सहायता को मद्देनजर रखते हुए विजापुरी बादशाह ने महाराज का शुक्रिया अदा करते हुए विपुल धन, हाथी और नामी अश्व भेंट किए। महाराज और बादशाह में तह हुआ, जिसमें महाराज ने दक्षिण दिग्विजय में जीते सारे प्रदेश को बादशाह ने रजामन कबूल फरमाया। दिलेर संभाजी राजे के साथ तिकोटा आ गया। वहां पर दिलेर खान ने प्रजा पर अनन्वित अत्याचार किए। अनेक हिंदुओं को गुलाम बनाया गया। अपने चरित्र तथा इज्जत बचाने हेतु कई महिलाओं ने बाल बच्चों समेत कुओं में जान दे दी। अपनी आंखों के सामने होते अत्याचार से क्रोधित संभाजी राजे ने दिलेर से यह सब रोकने का जिक्र किया। दिलेर खान गुर्राया, आप कौन होते हो हमें बताने वाले? मैं कुछ भी कर सकता हूं। यह जवाब सुन युवराज के होश ठिकाने आ गए। पहली बार सुना यह प्रश्न बार बार उनके मन मस्तिष्क में नाचने लगा। मैं कौन होता हूं? मैं महाराष्ट्र का युवराज, सिंहासनाधीश्वर राजा शिव छत्रपति का छावा, महाराष्ट्र का भावी छत्रपति। इन विचारों की गहमागहमी में उनका दिमाग सही दिशा में काम करने लगा। महाराज इसी काल में अलीबाग नजदीक कोकण घाटी में आए। वहां खांदेरी की टापू पर नया सागरी किला बनाने का निर्णय उन्होंने लिया।
सागरी किले के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी सरखेल पर सौंप दी। मुंबई कर अंग्रेजों को यह देखा न गया। उन्होंने अंग्रेजी आरमार खांदेरी पर भेज युद्ध का आरंभ किया। 12 सितंबर 1679 में अंग्रेजों को हार का मुंह देखना पड़ा। महाराज का थका हुआ शरीर अब भी स्वराज्य हेतु लड़ रहा था। उन्होंने मोगलों पर चढ़ाई शुरू की। आनंद राव को मानसांगोला प्रांत में छोड़कर स्वयं जालना पर हमला करने चल पड़े। वहां मस्तगढ़ यह भुईकोट किले पर भगवा परचम लहराया और जालना लूट लिया। मराठों को शह देने हेतु औरंगजेब के शातिर दिमाग में एक चाल सूझी। उसने संभाजी राजे को गिरफ्तारी का गुप्त फरमान निकाला। संभाजी राजे को यह खबर जासूसों मार्फत मिलते ही उनकी आंखें खुली। दिलेर खान की फौज में संभाजी राजे के साथ उनका साला महाजी नाइक निंबाळकर भी थे। उन्होंने युवराज को यहां से तुरंत भाग निकलने की सलाह दी। येसुबाई पुरुष भेष धारण कर वे सभी 20 नवंबर 1679 में रातों रात गायब हुए और सीधे विजापुर के वजीर मसाउद के पास जा पहुंचे। मसाउद ने उनका स्वागत किया। महाराज के लोग युवराज को वापस लाने का प्रयास निरंतर कर ही रहे थे। दिलेर खान को संभाजी राजे भाग निकलने की खबर मिली। उसने बौखलाकर अपना वकील मसाउद के पास भेजा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मराठों की मदद से युवराज स्वराज्य में पहुंच चुके थे। 4 दिसंबर 1679 को वे पन्हाड़गढ़ पर आ पहुंचे। युवराज की वापसी से महाराज को सुकून मिला। महाराज स्वयं युवराज की भेंट हेतु रायगढ़ से पन्हाड़गढ़ आए। मोगलों के फोर्ट से लौटे युवराज और महाराज की भेंट वार्ता कैसे हुई होगी, इसकी कल्पना भी कल्पनोपरि है। महाराज ने युवराज के अपराधों का जहर पीकर उन्हें माफ किया। स्वराज्य का बंटवारा कर कर्नाटक संभाजी राजे को और महाराष्ट्र राजाराम साहेब को देने का निर्णय लिया। संभाजी राजे ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। स्वराज्य पर मंडराता काला बादल छट गया। महाराज ने युवराज को पन्हाड़ा पर ही रहने का आदेश दिया। जनार्दन पंत, सोनाजी बंकी और उमाजी पंत, इन्हें उनकी मदद हेतु पन्हाड़ा पर रखा गया। महाराज का मन इन सारी घटनाक्रम से विदीर्ण हो रहा था। स्वराज्य से छोटी बड़ी यशापयश की खबरें आ रही थी। स्वराज्य संसार बढ़ चुका था। ऐसे में घरेलू कलह उन्हें प्रताड़ित कर रहा था। आई साहेब के बाद महाराज को निस्सीम प्रेम तथा आनंद दिया वह थे उनके जाबाज साथी। वह भी एक के बाद एक काल गुफा में विलीन हो रहे थे। निरंतर अबाधित रहने वाली मृत्यु देवता के साम्राज्य ने अपना स्वामित्व कायम रखा था। स्वराज्य स्थापना से लेकर आज तक का चलचित्र महाराज के आंखों के सामने दृश्यमान हो रहा था। स्वराज्य के छत्रपति बने महाराज अपना ये दुखड़ा किसी को बता भी न सकते थे, क्योंकि लोगों की नजर में वे एक महापराक्रमी देवता तुल्य बन बैठे थे। अपने मन में ही सारी वेदनाओं को दफन कर आखिरी पड़ाव तक सफर करना यही उनके हाथ में था। राजाराम साहेब का मुंजविधि कर 15 मार्च 1680 को कैलाशवासी प्रतापराव गुजर की कन्या जानकी बाई से उनका ब्याह संपन्न किया। प्रतापराव गुजर की कन्या महाराज की छोटी बहू बनी। इस सुअवसर पर उन्होंने काफी दान धर्म किया। विवाह संपन्न होने के 2 दिन उपरांत अमावस थी। फाल्गुन वद्य अमावस्या ने स्वराज्य सूर्य को ग्रहण लगाया। महाराज को चढ़ा बुखार चढ़ता ही गया। बीमारी के कारण महाराज ने बिस्तर पकड़ा। वैद्य हकीम दवा दारू की कमी न थी, पर बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा था।
उनके साथी सोयराबाई, राजाराम साहेब सभी समीप थे। केवल 50 साल की उम्र, परंतु उसी में 500 साल का कार्य निर्माण करने हेतु जिस शरीर को तनिक विश्राम न दिया, वही शरीर अब जवाब दे रहा था। महाराज शांति से उस बुलावे का इंतजार कर रहे थे। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी 2 अप्रैल 1680 ईस्वी का दिन उजड़ा। महाराज अपनी जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर थे। उन्हें अपनी आंखों के सामने तानाजी, बाजी प्रभु, दादाजी पंत, सूर्याजी, सकल सौभाग्यवती सईबाई रानी साहेब, प्रतापराव गुजर और स्वराज्य जननी आई साहेब सब दिख रहे थे। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा का दिन उजड़ा। हनुमान जयंती का अवसर। गढ़ पर उस समय रामचंद्र पंत अमात्य, गंगाधर पंत हनुमंते, रावजी सोमनाथ, बाळ प्रभु चिटनीस, हिरोजी फरजंद, बाबाजी घाटगे, बाजी कदम, सूर्याजी मालुसरे, महाजी नाइक पाणसंबड़ सभी लोग व्याकुल हो उठे। महाराज ने उन्हें समीप बुलाकर कहा, हमारा सफर यहां पूरा हुआ। अब हम श्री कैलाश के दर्शन करने निकल रहे हैं। आप दुखी न हो, यह मृत्युलोक है। यहां पर आए सभी को एक न एक दिन जाना ही है। आप सभी बाहर बैठिए, हमें प्रभु का स्मरण करने दीजिए। दोपहर के 12 बज रहे थे। प्रभु के नाम स्मरण करते महाराज ने मृत्यु को आलिंगन दिया। शिव भारत यही समाप्त हुआ। 3 अप्रैल 1680 ईस्वी शनिवार को महाराज इहलोक की यात्रा संपन्न कर चल दिए। महापराक्रमी, दूरदृष्टि के धनी, प्रजाहितदक्ष राजा छत्रपति शिवाजी महाराज केवल मराठों में नहीं, बल्कि समूची भारतीय भूमि पर स्वामित्व की भावना जगाकर आदर्श राज्य का रूप दिखाकर अनंत में विलीन हुए।